लॉन्ग हाउचेन एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठता है और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और रियल वर्ल्ड में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोटल 1 महीने से समझे वह उस दूसरे रियलम यानी ईस्टर्न रियलम में शील्ड डिवाइन थ्रोन का टेस्ट दे रहा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉर्ड सिंग्यूस सायर लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स लॉन्ग हाउचेन के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता में थे और वो लोग जहाँ पर टेस्ट वाला एरिया नहीं था वहीं पर होते हैं। और हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है जो हानियू था साथ ही साथ सांग फेंग फेंग इन्होंने अपनी अपनी शील्ड डिवाइन थ्रोन को पा लिया है और तभी अचानक पूरी कांपने लगती है। पूरा जो ये कॉन्टिनेंट होता है उस पर एकदम भूकंप सा छा जाता है। लॉर्ड सिंग्यू और बाकी लोग भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये पूरा कॉन्टिनेंट कांप क्यों रहा है। और अचानक से सारी चीजें शांत हो जाती है और जो जहां पर नहीं वो नाइट टेंपल वाला एरिया था उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी आसमान की तरफ जाती है और पूरे आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा शील्ड डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। गाइस से होता है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन और हमें वहां पर लॉन्ग हाउचेन के उसी सीन को दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर जाकर बैठता है और लॉन्ग हाउचेन को शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की स्वीकृति पाकर उस पर बैठता हुआ देखकर लॉर्ड सिंग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं और गाइस ये जो रोशनी वाला जो नहीं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन था वो एकदम आसमान में प्रकट हुआ था जिसकी वजह से लाइट की काफी ज्यादा पवित्र और पूरी भयानक आभा पूरे इस नाइट टेंपल मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में धड़ाधड़ फैलने लगती है। इतना ज्यादा प्योर आभा और आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन को देखकर नाइट टेंपल के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। और यहाँ पर बहुत सारे जितने भी एल्डर सोल्डर्स थे वो सभी नाइट टेंपल्स की तरफ भागते भागते आते हैं कि भाई शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रकट हो चुका है। आप भी जानते हैं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन कितनी ज्यादा नाइट टेंपल के लिए पवित्र चीज है। और गाइस हमें यहाँ पर नाइट टेंपल के सटे ही एक डेमन बॉर्डर को दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन की सेनाएं ऐसे तैनात थी। वहाँ पर भी लॉन्ग हाउचेन का वो प्रेशर फैल जाता है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का और उतना ज्यादा यहाँ तक प्रेशर फैला था कि जो नॉर्मल लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 तक के जो डीमंस थे उस प्रेशर के सामने एकदम दब चुके थे। समझे जो लेवल 3 के डेमंस थे ना उस रोशनी के सामने उनकी बॉडी चुकनी चुकनी हो गई थी। वहां पर कुछ पावरफुल डेमंस प्रकट होते हैं और तुरंत आसपास एक शील्ड का निर्माण करते हैं और उस रोशनी को रोकने की कोशिश करते हैं और वो लोग भी शॉक में नाइट टेंपल के उस एरिया की तरफ देखकर कहते हैं 1 मिनट है आखिर नाइट टेंपल में वो चीज क्या प्रकट हुई है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा प्योर और इतनी ज्यादा पावरफुल लाभा प्रकट हो रही है। क्या वो कोई शील्ड डिवाइन थ्रोन है? लेकिन आखिर वो कौन सा शील्ड डिवाइन थ्रोन है? जाओ और तुरंत डेमन गॉड एम्परर के पैलेस में सारी संदेश भेजो। पिछले एपिसोड में गाइस हमने देखा था जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लिया होता है और लॉन्ग हाउचेन इस समय नाइट टेंपल के एकदम आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठा होता है। उसकी थ्रोन से काफी ज्यादा भयानक लाइट की प्योर आवाज चारों तरफ फैल रही होती है। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन ने किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल किया है मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आसमान में बाकी जो नाइट टेंपल के 5 शील्ड डिवाइन थ्रोन होते हैं वो भी दिखाई देते हैं और शील्ड डिवाइन थ्रोन के ऐसे पीछे एकदम लाइन से गोलाकार बनाते हैं। भाई वो जो आभा और प्रेशर निकल रहा होता है जिसके सामने नाइट टेंपल के सभी बंदे सभी एल्डर्स झुके हुए होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इधर हमें नाइट टेंपल के सटे हुए डीमन बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहां तक ये शील्ड डिवाइन थ्रोन की रोशनी पहुंच रही होती है और आसमान में सभी डीमंस उस शील्ड डिवाइन थ्रोन को देख रहे होते हैं। सारे के सारे इस समय शील्ड डिवाइन थ्रोन आसमान में दिखाई दिए होते हैं। यह देखकर वो सारे डीमंस भी काफी ज्यादा हिल चुके थे। कुछ लो लेवल के डीमंस तो उस प्रेशर के सामने टिक नहीं पाए थे और उनकी बॉडी ब्लास्ट कर गई थी। वहां पर पावरफुल डीमंस ने तुरंत शील्ड बना लिया था और वहां पर एक डीमन बोलता है कि जाओ तुरंत डेमन गॉड एम्परर की पैलेस में संदेशा भेजो कि नाइट टेंपल से अजीब सी रोशनी और अजीब से थ्रोन्स दिखाई दिए हैं। वो गार्ड्स भी कहते हैं ठीक है महामहिम में और इसी के साथ ये सारा संदेशा डेमन गॉड एम्परर की पैलेस में चला जाता है। और गाइस इधर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठा होता है और फाइनली वह शील्ड डिवाइन थ्रोन को अपने पास रख लेता है और फिर वह अपने फादर के पास जाता है, फादर से भी मिलता है। उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुमने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन सायर अपने सभी टीम मेंबर से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके जो दोनों साथी थे हानियू साथ ही साथ सांग फेंग फेंग इन दोनों ने भी अपने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को हासिल कर लिया है। लिंगडोंग ये बात सुनने के बाद
बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने फादर को बताता है कि फादर उसका जो विश पार्टनर हायू है उसका लास्ट इवोल्यूशन होने वाला है, जहां पर वो अपने 7वें और 8वें सिर को रिवॉल्व करेगा और यह प्रोसेस एकदम पहुंच ही चुका है। अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो मुझे हायू के इवोल्यूशन के लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ हायू वाले रियलम में जाना होगा। तो मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, मैं माफी भी चाहता हूँ। दरअसल मैं तुरंत आया टेस्ट देकर इतने 1-2 महीने बाद और फिर से मुझे जाना पड़ा। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होती है लॉर्ड सिंगी, वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं कोई बात नहीं लॉन्ग हाउचेन, तुम अपना पहले कर्म करो, जाओ और अपने बिस्ट पार्टनर हायू का 7वां और 8वां सिर सक्सेसफुली इवॉल्व करा कर आना, क्योंकि तुम्हारी बिस्ट पार्टनर की पावर बढ़ने से तुम्हारी भी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम्हारे बिस्ट पार्टनर के पास डायमंड पिलर को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हारे बीच पार्टनर हायू की पावर्स बढ़ जाती है तो हम लोग डीमंस पर और भी ज्यादा भारी पड़ेंगे। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने सभी टीम मेंबर्स से कहता है सारे लोग तैयार हो ना। वहां पर सारे टीम मेंबर्स भी कहते हैं हाँ ठीक है लॉन्ग हाउचेन, हम लड़ने के लिए तैयार है। जोश में एकदम लॉन्ग हाउचेन के आसपास खड़े हो जाते हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी अपने फादर को बाय बोलता है और इसी के साथ वहां पर वो सारे लोग हायू वाले दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इसी के साथ हमें हायू वाली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायू तुरंत लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बाहर निकलता है और वो लॉन्ग हाउचेन को बताता है लॉन्ग हाउचेन ये जो मेरा 7वां और 8वां सिर का इस बार इवोल्यूशन होगा वो अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल इवोल्यूशन होने वाला है और इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हायू से कहता है हायू तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा, एक भी यहाँ पर जॉम्बी या कोई भी जो यहाँ पर डीमंस है तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ वहां पर जो हायू होता है वो पहाड़ की चोटी वहीं होता है उसी पर चला जाता है, एकदम भयानक भयानक उसकी बॉडी से आभाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। हायू अपना इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और जैसे हायू का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है इस दुनिया में जितने भी डेड आर्मी होती है साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी एकदम जॉम्बी की लहरें ऐसे जमीन के अंदर से निकलने लगती है, एकदम जमीन को फाड़ पे एकदम खट कर निकलते भाई, इतनी बड़ी आर्मी बन जाती है ना, एकदम करोड़ों की आर्मी जैसे आने लगी। और ये सारे अभी जो निकल रहे थे ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं, बस लेवल 5 लेवल 4 लेवल 6 ऐसे ही की जॉम्बी थे और इतनी बड़ी मात्रा में वो सीधे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है पूरे से बड़े इलाके में एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है। ये जो सारे शील्ड होते हैं वो जॉम्बी को रोक लेते हैं, लेकिन जॉम्बी टकराए जा रहे होते हैं, ऐसे एकदम ढेर खड़ा हो रहा होता है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखता और कहता है अरे यार जल्दी में हम लोग इधर आ गए और मैं तुम लोग का एक बंदे से इंट्रोडक्शन करवाना भूल ही गया। और इसी के साथ वहां पर वो एटिंग को बुला लेता है और गाइस एटिंग इस समय काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और काफी ज्यादा सुंदर भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स भी स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग को देखकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं कि भाई आखिर हमारे बॉस के पास इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एक और लड़की कहां से आ गई। तभी जो लिंगशुआन होता है वो हंसते हुए कहता है वाह बॉस आप एक नई गर्लफ्रेंड लेकर आ गए, वैसे मानना पड़ेगा आप काफी ज्यादा हिम्मती हैं। यहीं पर हमारी वाइस कैप्टन सायर खड़ी है और आप सायर के सामने ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की का इंट्रोडक्शन करवा रहे, मजा आ गया। वहां पर जो सायर होती है वो भी लॉन्ग हाउचेन को उलझन की नजरों से देखती है, लेकिन वो जानती थी और लॉन्ग हाउचेन पर उसे थोड़ा भी शक नहीं था। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो लिंगशुआन से कहता है तू पागल हो चुका है क्या, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एटिंग है, स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग, तुम लोग को याद नहीं आया क्या। वहां पर लॉन्ग हाउचेन से स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग की बात सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे डेमन गॉड एम्परर ने जब लॉन्ग हाउचेन को जान से मारा था तो उस समय एटिंग की पूरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और केवल उसकी सोल जो डीप स्लीप में चली गई थी लॉन्ग हाउचेन ने उसे जगाया था। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सभी को बताता है कि उसने एटिंग को किस तरह से जगाया, किस तरह से उसकी बहन बनी और एटिंग की बॉडी के अंदर लॉन्ग हाउचेन का ही ब्लड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। सारी चीजें लॉन्ग हाउचेन बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। तो वहां पर वो लोग भी कहते हैं अच्छा यार मतलब एटिंग तो मानना पड़ेगा, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग होती है वो भी सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है देखो चलो बाद में इंट्रोडक्शन हो गया ना, वो देखो मैंने जो चारों तरफ शील्ड बनाई है उससे लगातार ये नॉर्मल जो लेवल 5 लेवल 6 के जॉम्बीज हैं या डेड आप बोल सकते हो वो भी आकर टकराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम ढेर खड़ा होता जा रहा है और एकदम मतलब लाखों में आकर टकरा जा रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग किसी भी हालत में हायू के 7वें और 8वें सिर या आप बोल सकते हैं लास्ट इवोल्यूशन को होने नहीं दे सकते। हाँ हायू के 9 सिर हैं
और गैस आप ये समझ सकते हैं जो हायू का नौवां शेर है वही मेन विलन है और वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसको इवॉल्व करने के लिए हायू को इधर उधर जैसे नहीं इस दुनिया में आता है वैसे आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। आगे जब आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। इसी के बाद तो अब डायमंड गॉड एम्परर का एकदम भयानक वाला फाइट होगा। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो लिंग शुआन है, साथ ही साथ है वो स्पिरिचुअल स्टोव वेटिंग को ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पर जितने भी नॉर्मल लेवल 6 लेवल 4 के zombies है ना उनको उड़ा दिया जाए। तो वहां पर जो लिंग शुआन होता है वह कहता है ठीक है कैप्टन है, और इसी के साथ लिंग शुआन अपने पंखों को फैलाता और सीधे आसमान में दिखाई देता है और तुरंत वहां पर सन सीक्रेट कॉस्ट फायर टेक्निक का यूज करता है और आसमान में बहुत बड़ा सा आग का गोला बनाता मारता धाम से पूरा जितना भी नहीं वो ज़ॉम्बी या अनडेड की आर्मी होती है वो सारी की सारी खट 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 एकदम चलने उलने लगती हैं। एक ही झटके में 1 से 1.5 लाख मारे जाते हैं। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग होती है वो भी तुरंत शील्ड से बाहर निकलती है और तुरंत अपने 12 पंखों को फैलाती है और अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिश करती है और सीधे ही वो आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करती है। वो जो बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है वो तुरंत आसमान को चीरते आकर सीधे अनडेड की बड़ी सी आर्मी पर गिरती है। काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक झटके में 10 लाख से भी ज्यादा अनडेड मारे जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। स्पिरिचुअल स्टोव ईटिंग की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं, लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स, और वो लोग भी कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, एटिंग तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिंग शुआन ने जो अपना सन सीक्रेट फायर टेक्निक का अटैक किया था वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने केवल 1 से 1.5 लाख अनडेड की आर्मी को खत्म किया, लेकिन एटिंग ने अपना मारा जो अटैक भाई क्या ही 10 लाख तक साफ हो चुके हैं। यानी तो सच में एटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमें एरिया जो साफ हुआ था ना अभी एटिंग और लिंग शुआन ने एकदम भयानक अटैक किया था, ज़ॉम्बी वॉम्बी को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से वो सारे ज़ॉम्बीज पता नहीं कहां से आने लगते भाई, एकदम लहर आ रही थी धार। वो लोग किसी भी हालत में अगर रोक कर रहेंगे। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अनडेड की आर्मी को देखता है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई ये सारे जितने भी अनडेड की आर्मी है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और इन्हें रोकना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन पिछली बार वो जो अनडेड क्रिएचर आए थे, आपको याद है ना हायू का जब चौथा सिर रिवॉल्व हुआ था लास्ट में वो सारे क्रिएचर्स दिखे थे। लॉन्ग हाउचन उन्हीं से थोड़ा सा वेट कर रहा था कि भाई वही सबसे ज्यादा इस प्लैनेट के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन को भयानक पावर्स महसूस होती हैं और यह आभा जैसे ही पूरे एरिया में फैलती है, जितने भी अनडेड क्रिएचर जो इस समय सील पर धाम धूड़ मारे जा रहे थे वो लोग भी तुरंत रुक जाते हैं और अपने घुटने पर आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में इस समय 10 क्रिएचर्स प्रकट होते हैं, मतलब 10 बंदे प्रकट होते हैं गाइस, और उनकी बॉडी से जो भयानक आभा निकलती है वो सच में काफी ज्यादा डेंजर थी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी इन 10 बंदे के ग्रुप को देखता है। इनमें से 3 को उसने पहले देखा था जब हायू का चौथा सिर रिवॉल्व हुआ था, तो वहां पर 3 बंदे आए थे, लेकिन इनमें से इस बार जो 10 बंदे थे वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनका जो लीडर जो सबसे आगे था उसकी पावर पहले से ही 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी भी पार हो चुकी थी और उसका नाम होता है डेड किंग। साथ ही साथ वो बोन ड्रैगन पर बैठा होता है, सच में काफी ज्यादा भयानक आभा को अनलिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखो हम लोग भी तुमसे कमजोर नहीं है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर्स को बढ़ाकर और फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो चारों तरफ ऐसे नहीं सील लगी हुई थी जो हायू और सबकी रक्षा कर रही थी, ताकि कोई भी हायू के एवोल्यूशन में एकदम इंटरफेयर ना कर सके। यहाँ पर जो 10 बंदे आए थे वो भी लॉन्ग हाउचन की टीम की पावर्स को महसूस करते और कहते हैं मानना पड़ेगा सच में इनकी टीम सबसे भी कमजोर नहीं है, क्यों गाइस इनके में एक बंदा था जो डेड किंग, वो 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो सबसे लोएस्ट था वो 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी। वहां पर जो डेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स की तरफ देख कर कहता है कि आखिर तुम लोग ऑस्टिन ग्रीफ के विकास में रक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग जानते हो कि ऑस्टिन ग्रीफ विनाश और बर्बादी का प्रतीक है? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम किसी भी हालत में ऑस्टिन ग्रीफ का फाइनल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होने दे सकते। हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी खत्म कर दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी उनकी तरफ देखता और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या बातें करो, लेकिन ऑस्टिन ग्रीफ यानी हायू मेरा दोस्त है और वो मेरा विश पार्टनर है और मेरे भाई की तरह है, और मैं उसके विकास को कंप्लीट होने में जो भी बाधाएं आएंगी उन सभी बाधाओं का सामना करूंगा।
अगर तुम लोग हायू के इवोल्यूशन में इंटरफियर करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लॉन्ग हाउचन की पावर्स और लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर समझ जाते हैं वो लोग भी कि भाई लॉन्ग हाउचन पीछे नहीं हटने वाला है। और गाइस ये जो 10 क्रिएचर्स आए थे जिनमें से पहला था ये आपका डेड किंग और दूसरा था आपका शैडो किंग, तीसरा थी आपका ये बोन ड्रैगन किंग। ये जो ड्रैगन था गाइस वो भी एक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए डेड किंग के साथ ही है। साथ ही साथ तीसरा विच किंग, केव स्पाइडर किंग, जॉम्बी किंग और ऐसे बहुत सारे मतलब 10 लोग थे। हम 10 का नाम क्या बताऊं। तो यहाँ पर दोनों टीमें लड़ने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो यांग वेंगसाओ और डुआनी से बोलता है यांग वेंगसाओ डुआनी तुम लोग फॉर्मेशन में रहकर इधर देखना कि हायू के पास कोई पहुंच ना पाए। और टीम के बाकी लोग है मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सब वो डेड किंग है, साथ ही साथ उसका वो बोन ड्रैगन किंग उसके साथ फाइट करता हूँ। तुम लोग जाओ और बाकी से एक एक अपोनेंट चुन लो। वहां पर लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबरशिप भी अपने अपने हथियार निकाल के एकदम तैयार हो जाते हैं कि चलो कैप्टन हम भी लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद दोनों टीमों के बीच में धड़ाधड़ एकदम फाइट, एकदम मुंह उठाकर पटक रहा है, ये उठाकर पटक रहा है। इधर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो तुरंत अपने यूनिकॉर्न को बुला लेता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को लेकर धाम से उस बोन ड्रैगन किंग और बड़ा सा ड्रैगन होता है जिस पर आपका डेड किंग बैठा होता है उसके साथ घमासान फाइट करने लगता है। एकदम फाइट हो रहा होता है। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की पावर देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है क्योंकि इसने लॉन्ग हाउचन की पावर का आइडिया लगा लिया था कि भाई लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम है 4 लाख से बेसी है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से बेसी है। पर फिर भी ये बंदा मुझसे एकदम टक्कर पर टक्कर ले रहा है और लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना सन एंड मून शील्ड भी निकाल लेता है, धाम धूम एकदम भयानक फाइट करता है और वहां पर वो जो डेड किंग साथ ही साथ उसका जो ड्रैगन होता है उसको भी पीछे ढकेल देता है। यह देखकर वो डेड किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता कैसे ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो अपना डोमेन एक्टिवेट करता है। उसके डोमेन का नाम होता है जजमेंट ऑफ डेड आर्मी डोमेन है और उसके भयानक एकदम काली कलर की ऐसे डोमेन पावर अनलिश होती है और वह सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। वहां पर लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। लॉन्ग हाउचन का लाइट गॉड डोमेन तुरंत उसके डोमेन को दबा देता है। यह देखकर वो डेड किंग तो एकदम हिला का हिला रह जाता है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। पर वो हार नहीं मानता और तुरंत वो अपने ड्रैगन के साथ मिल जाता है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसका ड्रैगन भी गाइस से 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा उसकी पावर थी, 7 लाख वो पैसे था, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो बंदा। डेड किंग है अपने हाथ में ब्लैक कलर की और काली सी स्वॉर्ड लेकर सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन है और उसके बीच में खड़ा मगर स्वॉर्ड भयानक फाइट होती है जिसमें लॉन्ग हाउचन होता है वो भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी महसूस करता है कि भाई सच में ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है चलो आज मैं पहली बार शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करने वाला हूं। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज कर देता है। जैसे लॉन्ग हाउचन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करता है आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा शील्ड डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा कूल सजाकर उस शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठता है और लॉन्ग हाउचन की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करने वाला था। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है जो अपने ड्रैगन के साथ जुड़ा था भाई उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर जो सोल है वो एकदम कांप रही है, उसके अंदर सोल बुझने वाली है। क्योंकि गाइस ये जो डेड किंग था जितने भी इस दुनिया में क्रिएचर्स हैं वो सभी अनडेड हैं, यानी पहले ही मर चुके हैं लेकिन वो फिर से ज़ॉम्बी की तरह रिवाइव हुए हैं। तो यहाँ पर अनडेड किंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अपनी पहली सोल को स्टेबल करता है कि भाई उसकी सोल को कुछ ना हो जाए। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। सच में आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि लॉन्ग हाउचन जैसे ही हायू का 8वां सिर रिवॉल्व कराएगा उसके बाद डायमंड गॉड एम्परर को अटैक कर देगा, भयानक फाइट होगी। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है लॉन्ग हाउचन के बीस्ट पार्टनर हायू का फाइनल इवोल्यूशन पार्ट 2, जहां पर हायू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे बनने से केवल एक ही कदम दूर होगा, यानी वो अपने 7वें और 8वें सिर को इवॉल्व करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है
जो अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। और अनडेड किंग ने अपने बोन ड्रैगन, जो उसका ड्रैगन था, उसके साथ जुड़कर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अनडेड किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 7 लाख होती है और उसका जो बोन ड्रैगन होता है वो भी 5 लाख होती है। यानी मान लीजिए उसकी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो वहां पर लॉन्ग हाउचन ने यूज किया था शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। और लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा खतरनाक सा कूल सा अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर जाकर बैठता है। इधर ये जो अनडेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की बॉडी से जो इस समय पावर्स है और शील्ड डिवाइन थ्रोन की पावर्स को महसूस करके एकदम कांप जाता है। उसकी पूरी आत्मा भी समझ लिए एकदम कांपने लगती है। जहां पर जो ये अनडेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की इतनी ज्यादा प्योर हवा को देख कर कहता है कि आखिर ये बंदा ऑस्टिन ग्रीफ के एवोल्यूशन में हेल्प क्यों कर रहा है। इस बंदे की बॉडी से तो काफी ज्यादा प्योर हवा निकल रही है। ये बंदा पागल हो चुका है क्या? ऑस्टिन ग्रीफ को इस दुनिया में फिर से रिवाइव कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को रोक कर रहूंगा। और इसी के साथ है अनडेड किंग की बॉडी से और भी ज्यादा भयानक भयानक काली काली हवा निकलने लगती है। वो अपनी काली तलवार उठाता और सीधे ही लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता। और इस बार उसी काली तलवार इतना भयानक अटैक मारती है ना लॉन्ग हाउचन पर। लेकिन लॉन्ग हाउचन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है और अपने सामने गोल्डन कलर की ऐसे सुनहरी शील्ड बना लेता है। पूरा ऐसे सुनहरा शील्ड एकदम लगता है ना अनडेड किंग का अटैक है तो थोड़ी बड़ी दरारें आती है। लेकिन लॉन्ग हाउचन तुरंत शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करता है और अपना हाथ की अंगुली से 9 रंगों वाली बीम को सीधे उस अनडेड किंग के स्वॉर्ड पर हिट करता है। अनडेड किंग के स्वॉर्ड से जैसे ही लॉन्ग हाउचन की वो 9 रंगों वाली बीम टकराती है वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और अनडेड किंग धड़ाम से जाकर पीछे गिरता है। अनडेड किंग भी देखता है कि भाई लॉन्ग हाउचन का ये जो हथियार है यानी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन उसकी वजह से लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो लॉन्ग हाउचन को ऐसे नहीं हरा पाएगा। अनडेड किंग को मिलाकर जो 10 बंदे आए थे जो इस समय लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अनडेड किंग होता है वह सभी से बोलता है कि यहाँ पर इस बंदे की टीम मेंबर्स पर ज्यादा समय व्यतीत मत करो। ये लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को कंप्लीट करवा पाए। तो यहाँ पर तुम बस इन्हें चकमा दो और जाकर ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को भंग कर दो। हम किसी भी हालत में फाइनल इवोल्यूशन होने नहीं दे सकते। मैं इस बंदे को रोकता हूँ। और इसी के साथ है अनडेड किंग और उस बोन ड्रैगन किंग दोनों जुड़े हुए थे ना, उन दोनों की आत्मा प्रज्वलन होने लग मतलब वो अपनी आत्मा की एनर्जी का यूज करता और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। अनडेड किंग के हाथ में 2 बड़ी बड़ी काली काली तलवारें आ जाती हैं और सीधे ही वो लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी तुरंत शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड दिखाई देती है। और ये स्वॉर्ड शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की होता है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन और उस अनडेड किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी एकदम पूरा जान लगाकर इस अनडेड किंग के साथ फाइट नहीं कर रहा होता कि भाई इसे मारू डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। लॉन्ग हाउचन अनडेड किंग को केवल रोक रहा था कि भाई वो हायू के इवोल्यूशन में बाधा ना डाले, क्योंकि यही हायू का फाइनल इवोल्यूशन होता है। उसके बाद हायू इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। तो लॉन्ग हाउचन भाई इस पर क्या जानलेवा हमला करे कि भाई मार कर रहूंगा, एकदम जान लगा दे। क्योंकि अगर लॉन्ग हाउचन ऐसा करता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होगा। तो लॉन्ग हाउचन फालतू में मैटर नहीं करना चाहता था, सिंपल सी यही बात थी। और फिर हमें शायर को दिखाया जाता है। यहाँ पे जो शायर होती है वो शैडो किंग के साथ फाइट कर रही होती है। बोन ड्रैगन किंग और अनडेड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यही बंदा होता है शैडो किंग। शैडो किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 6 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास होती है। शायर और शैडो किंग के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की धाम धुड़म बैठे चली होती है। शायर अपना बड़ा सा वो दरांती उठाती है और सीधे ही शैडो किंग के ऐसे बीच में बॉडी पर धाम से मारती है। शायर का वो जो दरांती होता है वो सीधे शैडो किंग को ऐसे चीर कर रख देता है। लेकिन यहाँ पर शायर देखती है कि उसकी दरांती शैडो किंग की बॉडी कैसे आर पार चली गई है। शैडो किंग की बॉडी से खून नहीं निकला है। तो गाइस यहाँ पर जो शैडो किंग है वो पूरा शैडो से ही बना हुआ है। उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है कि भाई लगेगा कटो तो खून बहेगा। यहाँ पर जो शैडो किंग होता है वो अचानक से शायर को चकमा देता है और जहाँ पर हायू का इवोल्यूशन हो रहा था उस एरिया के 100 मीटर के अंदर टेलीपोर्ट करता है और सीधे ही हायू के इवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है।
लेकिन यहाँ पे जो सैर होती है वो तुरंत अपने डेड गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करती है और धड़ाम से एक झटके में गायब होती है और सीधे शैडो किंग के सामने आ जाती है और अपनी बॉडी से भयानक डेथ एनर्जी को अनलिश करते हुए अपने कटाना और मतलब डेड गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करते कितना ज्यादा पावरफुल अटैक करती है ना कि इस बार जो शैडो किंग होता है वो धड़ाम से जाकर पीछे मतलब घसटते फसटते जाता है। शैडो किंग भी सैर की पावर्स को देखता है। यहाँ पर जो सैर होती है वो भी हायू के एवोल्यूशन को देखती है और कहती है भाई ये शैडो किंग तो चकमा दे रहा है और इसी के साथ शायद तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी को निकाल लेती है और हायू का एवोल्यूशन जिस एरिया में हो रहा था टावर ऑफ इटर्निटी को पूरा ऐसे फैला देती है। और आप भी जानते हैं टावर ऑफ इटर्निटी कितना ज्यादा हाई लेवल का वेपन है, उसे तोड़ना तो लमसम नामुमकिन है। और इसी के साथ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर जो 12 होली गार्ड्स थे उन्हें भी सैर बाहर निकाल लेती है और उन्हें ऑर्डर पास करती है कि अगर यहाँ पर कोई भी हाई के एवोल्यूशन में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। वो 12 होली गार्ड्स भी कहते हैं ठीक है मास्टर्स, और वो लोग भी अपने अपने हथियार लेकर एकदम लड़ने उड़ने के लिए मुद्रा में तैयार हो जाते हैं। और फिर शायर और शैडो किंग के बीच में एकदम फाइट होने लगती है, भाई ये गायब हो रहा है वो गायब हो रहा है। और इसी के साथ हमें स्पिरिचुअल स्टोव 18 को दिखाया जाता है जो अपनी किंग्स ऑफ शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए 10 शोरियन किंग में से तीसरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ ब्लेम है भयानक और आइकॉनिक लेवल की बैटल कर रही होती है। लॉन्ग हाउचन शायर और एटिंग ये लोग जो बैटल कर रहे होते हैं उसमें अपने दुश्मन पर भारी पड़े होते हैं, लेकिन हमें यहीं पर सीन शिफ्ट किया जाता है वांग युआन की तरफ। वांग युआन अपने शील्ड के साथ स्केलेटन किंग के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ पे जो स्केलेटन किंग होता है वो वांग युआन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा होता है क्योंकि स्केलेटन किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी 4.5 लाख के बराबर होती है और वांग युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी आई थिंक 2 लाख से भी कम है, मतलब 2 लाख के आसपास ही है। लेकिन वांग युआन की जो ढाल है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ढाल एकदम चमक रही होती है, बहुत ज्यादा भयानक फाइट हो रही होती है। और इधर हमें हानियू को दिखाया जाता है जो अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फॉगनेस ने का यूज कर रहा होता है और वह ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट कर रहे होता है। यहाँ पर जो हानि होता है वो भारी पड़ा था क्योंकि इसके पास शील्ड डिवाइन थ्रोन है, तो भाई ये पक्का ही भारी पड़ेगा। और इसी के साथ हमें सांग फैंग को दिखाया जाता है, वो भी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम है एंड नॉलेज का यूज करते हुए अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है। उसका अपोनेंट होता है किंग ऑफ हेल। यहाँ पर जो सांग फैंग होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा हैमर होता है और शील्ड होता है और धाम धुड़म मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट हो रही है। लॉन्ग हाउचन के केवल कुछ ही टीम मेंबर्स बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पहला था लॉन्ग हाउचन, दूसरी से शायर, तीसरी थी एटिंग और चौथा था आपका हानि और पांचवा था सांग फैंग है। लेकिन लॉन्ग हाउचन के जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो लोग अपोनेंट टीम से हार रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अपोनेंट टीम के बंदों की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, जहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सभी टीम मेंबर्स को सिग्नल भेजता है कि भाई हमें यहाँ पर केवल कुछ समय तक और रोकना होगा, जैसे हायू का एवोल्यूशन खत्म होता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमें एक बस इन्हें चकमा देना होगा। और फिर हमें वांग युआन और स्केलेटन किंग के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है उसने अपने हाथ में ऐसे बड़े बड़े 2 एकदम स्केलेटन से बने हुए चाकू लिया होता है, चाकू अब तलवार भी बोल सकते हैं। उसी के साथ सीधे वांग युआन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और वांग युआन को धड़ाम दे जाकर पीछे वांग युआन गिरती है। और यहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है और वांग युआन पर एक काफी ज्यादा जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे उसका अटैक वांग युआन को लग पाता, अचानक से ही सांग फैंग है यानी वांग युआन का आई थिंक इसका लवर है ना भाई, वह तुरंत वांग युआन के सामने आ जाता है और वो अपने शील्ड का यूज कर देता है। मतलब उसका शील्ड कोई नॉर्मल नहीं बल्कि वह शील्ड थी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड नॉलेज की शील्ड है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड थी, जिसकी वजह से वह स्केलेटन किंग के अटैक को रोक लेता है, स्केलेटन किंग को पीछे ढकेल देता और कहता है वांग युआन संभल कर और बढ़िया से फाइट करो। और इसी के साथ सांग फैंग फिर से ही अपने अपोनेंट जो उसका अपोनेंट होता है किंग ऑफ हेल उसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है। यहाँ पे जो वांग युआन होती है वो कहती है बहुत हो चुका और सीधे अपना बड़ा सा शील्ड ऐसे जमीन पर ठाम से मारती है और उसके आसपास 7 ऐसे क्रिस्टल घूमने लगते हैं। वांग युआन 7 क्रिस्टल को उससे शील्ड में लगा देती है और भयानक पावर शील्ड से अनिल होने लगती है। वांग युआन तुरंत वार गॉड की इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज करते हैं और वांग युआन के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ी सी भयानक सी आकृति प्रकट होती है। वांग युआन अपने शील्ड को उठाती है और सीधे इस बार स्केलेटन पर जो अटैक करती है, भाई क्या ही अटैक होता है। इस बार वांग युआन स्केलेटन किंग को धो धाने लगती है और फिर हमें लिंग शुआन को दिखाया जाता है। गाइस जो लिंग शुआन होता है उसके अपोनेंट का नाम होता है लोथ किंग है।
लोथ किंग भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होता है लिंग सुआन के लिए। लिंग सुआन इधर अपनी भयानक भयानक फायर फिनिक्स का यूज कर रहा होता है, भयानक बड़े बड़े गोले बना रहा होता है और उस लोथ किंग पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन लोथ किंग के हाथ में एक लोहे की जंजीर होती है और उस पर एकदम पूरा फायर लगी होती है। उसी का चला चला वह लिंग सुआन के हर एक अटैक को गोला वाला जो भी आ रहा था काट पीट दे रहा था। लिंग सुआन और उस लोथ किंग के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल चलती है। पहले तो लोथ किंग अपने फायर वाली जंजीरों के साथ लिंग सुआन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन वहां पर जो लिंग सुआन होता है वो सन सीक्रेट फायर टेक्निक का जब यूज करता है। और गाइस सन सीक्रेट फायर टेक्निक वही सीक्रेट टेक्निक है जिसके रिसर्च में लिंग सुआन के मदर और फादर की डेथ हुई थी। तो भाई जब लिंग सुआन इस टेक्निक का यूज करता बड़े बड़े ऐसे फिनिक्स आग के गोले, मतलब इतनी ज्यादा भयानक बैटल करता है कि वो लोथ किंग जो उसका बड़ा सा एकदम नहीं वो जंजीर था, जंजीर को तोड़ ताड़ कर रख देता है और वह लोथ किंग के एक हाथ भी काट देता है। मतलब वो जोम्बी था तो जोम्बी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लोथ किंग को, और धड़ाम से जोम्बी को उठाकर पटक देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर समझिए जो लोथ किंग पर वो भारी पड़ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिंग सुआन होता है उसने अपनी काफी ज्यादा पावर्स का यूज कर लिया होता है, तो अब वो लड़ने की हालत में नहीं बचा होता है। लेकिन लोथ किंग अभी भी लड़ने की हालत में होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। हाँ ये वीडियो छोटी थी, लेकिन गाइस ये वीडियो छोटी नहीं बल्कि मैंने इसमें 5 चैप्टर्स पढ़े हैं। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा ना उसमें पूरी फाइट्स को कवर कर दूंगा। मैंने नहीं सोचा मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि ये फाइट इतनी ज़्यादा लंबी होगी। फाइट मैंने 5 चैप्टर्स को पढ़ा तो देखा अभी और 4-5 चैप्टर्स में पूरी फाइट्स ही हैं। तो मैं बढ़िया सा एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी फाइट्स को, अच्छी खासी फाइट्स को केवल कवर करूँगा। उसके बाद स्किप कर मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हायू का 7वां और 8वां शेर पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो होने वाला हायू का फाइनल इवोल्यूशन पार्ट 3, जिसमें जो हायू है उसका फाइनल इवोल्यूशन होगा और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से केवल एक ही कदम दूर होगा। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो इस समय अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। अनडेड किंग ने अपनी आत्मा का प्रज्वलन कर दिया था, मतलब वो अपनी आत्मा की शक्ति का यूज कर रहा था ताकि वो लॉन्ग हाउचेन का जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है उसके साथ फाइट कर सके। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही होती है, जहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह शील्ड डिवाइन थ्रोन की पावर्स का यूज करते हुए तुरंत उस अनडेड किंग को पीछे ढकेल देता है। अनडेड किंग भी शॉक में लॉन्ग हाउचेन के ऊपर देखता और कहता है भाई इसका जो शील्ड डिवाइन थ्रोन है उसने लॉन्ग हाउचेन को एक अजीब सा आर्मर प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन का जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। साथ ही साथ पीछे से उस शील्ड डिवाइन थ्रोन उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से अब लॉन्ग हाउचेन की जो पावर्स थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी थी और वो अनडेड किंग को भी पीछे ढकेल दे रहा था। गाइस यहाँ पे जो अनडेड किंग है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख है और उसका जो बोन ड्रैगन किंग है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 5 लाख है। और गाइस ये दोनों ही जुड़ चुके हैं तो इनकी पावर लमसम 9 लाख 9.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है। और गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई 7 लाख प्लस 5 लाख जोड़ा जाए तो 12 लाख होता है ना। तो गाइस ये लोग कंबाइन हुए तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में थोड़ी सी नहीं थोड़ी उतार चढ़ाव होता है। साथ ही साथ 12 लाख का स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है वो लोग गॉड रियलम से भी आगे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसे 12 कल्टिवेटर्स को खड़ा कर दिया जाए जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1 लाख है, तो क्या वो लोग 8 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले कल्टिवेटर के साथ फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे गाइस। यही सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं डेमन गॉड एम्परर का, जो 6 टेम्पल्स हैं उसमें भी 2-3 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लीडर्स भी पड़े हुए हैं। ये लोग अगर डेमन गॉड एम्परर पर एक साथ मिलकर अटैक करे तो भी डेमन गॉड एम्परर एक के झटके में इन लोग को उड़ा देगा। इसी के साथ हमें अनडेड किंग को दिखाया जाता है। अनडेड किंग भी कहता है बहुत हो चुका और उसकी बॉडी से भयानक भयानक काली आभा फूट पड़ती है। उसके माथे पर अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। तुरंत उसकी डोमेन की पावर डोमेन ऑफ अनडेड है, तुरंत भयानक गति चलनी होने लगता है और वहां पर एक अजीब सा ऐसे डोमेन ऐसे मतलब काला काला धुआं फैल जाता है और उसी धुएं की वजह से वहां पर लॉन्ग हाउचेन का जो लाइट गॉड डोमेन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन भी अपने लाइट गॉड डोमेन को डीएक्टिवेट होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये क्या, मैं अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर्स का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इधर हमें अनडेड किंग को दिखाया जाता है। अनडेड किंग भी कहता है भाई तू कितना ज्यादा सपोर्ट लेकर मुझसे फाइट करे
रहेगा, इसलिए मैंने तेरे लाइट गॉड डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया। देख, जब एक कल्टीवेटर 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाता है तो उसके पास एक क्षमता आती है कि वो अपने से लो लेवल वाले कल्टीवेटर की डोमेन की पावर को बंद कर सकता है। तुम्हारी जो पावर्स है वो इन बाहरी हथियारों द्वारा बढ़ी है, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, और जो तुम्हारे पास वेपन्स है उनकी वजह से तुम्हारी पावर्स बढ़ी है। लेकिन तुम्हारी अभी भी कल्टीवेशन है 4 लाख से 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच में ही है, और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से भी ऊपर है। इसीलिए मैंने अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हुए तुम्हारी डोमेन की पावर डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ, एक इस टेक्निक का नुकसान भी है कि मैं भी अपनी डोमेन की पावर्स यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे डोमेन की पावर को कम करने की वजह से तुम्हारी भी पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी के साथ अनडेड किंग फिर से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। दोनों के बीच में फिर से भयानक लेवल की बैटल चलती है, जहां पर जो अनडेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन के साथ एकदम टक्कर से टक्कर फाइट कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचन इस समय सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की क्रिएशन की भी पावर्स का यूज कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचन कहता है तो ठीक है रुक जा, और वह सीधे अनडेड किंग से स्वाड मारता है धड़ाम से, जिसकी वजह से अनडेड किंग जाकर पीछे गिरता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है चलो, और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन ने जिस समय स्वाड पकड़ी हुई थी उसे रख लेता है, और तुरंत उसके हाथ में चमचमाती हुई स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है। तो गाइस, ये सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की वही स्वॉर्ड है। आपको याद होगा एंशिएंट टाइम में जब डीमंस ने एकदम इंसानियत पर पूरी तरह से एकदम खत्म करने वाले थे, तो आसमान से सील्ड डिवाइन थ्रोन गिरा था, और सील्ड डिवाइन थ्रोन से एक आत्मा बाहर निकली थी जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, और उसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसने उस समय 34 डेमन गॉड्स को खत्म कर दिया था। और उस टाइम का जो डेमन गॉड एम्परर था उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे डेमन्स को पीछे हटना पड़ा था। तो गाइस, लॉन्ग हाउचन इसी स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है, और लॉन्ग हाउचन इस स्वॉर्ड से एक टेक्निक को परफॉर्म करता है। इस टेक्निक का नाम होता है रिकर्शन ऑफ ऑल थिंग है। अब जब लॉन्ग हाउचन स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से इस टेक्निक को परफॉर्म करता है और इस टेक्निक से सीधे ही उस अनडेड किंग पर अटैक करता है, तो अनडेड किंग को एक अजीब सा इल्यूजन दिखाई देता है, जहां पर उसे हरियाली, प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सारी काफी ज्यादा खूबसूरत नेचर की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो अनडेड किंग होता है वो भी इन चीजों को देखकर एकदम हिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रुक भी जाता है। जो लॉन्ग हाउचन का ये स्वॉर्ड टेक्निक फॉर्म होता है, रिकर्शन ऑफ ऑल थिंग है, ये सारा दृश्य दिखाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक है। अनडेड किंग से जाकर टकराता है, लेकिन अनडेड किंग तुरंत होश में आता है और अपनी पूरी पावर सोर्स यूज करते एक बड़ा सा शील्ड बनाता है, और उसकी वजह से वो रुक तो जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोटें वोटें लगी होती है। अनडेड किंग फिर से खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहता है तुम्हारी ये स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने से जो दृश्य दिखा वो क्या चीज थी? क्या तुम जिस दुनिया से आए हो वो इस दुनिया में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और वो तुम्हारी दुनिया अभी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत है? वहां पर लॉन्ग हाउचन हमें सिर हिलाता और कहता है हम उसे प्रकृति बोलते हैं। तो वहां पर जो अनडेड किंग होता है वो ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी बॉडी पर अजीब से 18 ऐसे अजीब से प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा काली काली आभाएं निकलने लगती है। अनडेड किंग गुस्से में जोर से दहाड़ कर चिल्लाता है ऑस्टिन ग्रिफ को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। आखिर हमारी क्या गलती थी? हम ऑस्टिन ग्रिफ को कभी भी रिवाइव नहीं होने देंगे। और इस बार वो जो अनडेड किंग होता है भाई, उसकी बॉडी से क्या ही पावर्स निकल रही थी। अब वो एकदम समझे फुल फॉर्म में आ चुका होता है। अब वो थोड़ा भी अपनी पावर्स को हाइड नहीं कर रहा होता है, और वो जोर से चिल्लाता है मेरे सभी साथियों, हमें ऑस्टिन ग्रिफ के इवोल्यूशन को रोकना होगा, और ये जो इंसान के बंदे और टीम मेंबर्स आए हुए हैं वो लोग हमें डीले करवाना चाहते हैं ताकि ऑस्टिन ग्रिफ फाइनली इवॉल्व कर सके। तो तुम इस इंसान के टीम मेंबर्स को मारो मत, बस उन्हें हराओ और साइड करो, और अपनी इस आर्मी को जितने भी यहाँ पर अनडेड बचे हुए जैसे नहीं लेवल 6 लेवल 7 के जितने भी अनडेड हैं उनको लीड करो और जाओ ऑस्टिन ग्रिफ के एवोल्यूशन को किसी भी हालत में बाधित करो। हम उसे रिवाइव नहीं होने दे सकते, हमें ऑस्टिन ग्रिफ को मारना होगा। और इसी के साथ अनडेड किंग से बॉडी से अजीब अजीब सी पावर निकलते हैं। जितने भी अनडेड होते हैं उनकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अनडेड किंग इस समय अपनी पूरी पावर से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन भी अपने स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ अनडेड किंग से फाइट करता है, और लॉन्ग हाउचन भी महसूस करता है कि वह इस समय सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज कर रहा है। लेकिन अनडेड किंग का गुस्सा और बदले की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वह सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, लाइट गॉड डोमेन इस समय लॉन्ग हाउचन सन एंड मून शील्ड अपनी पूरी पावर्स लगा रहा होता है, तो भी उसे अनडेड किंग से अजीब सा दबाव महसूस हो रहा होता है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई अब इस अनडेड किंग को क्या हो गया।
और फिर हमें चैनिंगर को दिखाया जाता है। चैनिंगर डायन किंग के साथ फाइट कर रही होती है और गाइस डायन किंग इन्हीं 10 सोवर्जियन किंग्स में से एक था और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख के आसपास होती है। चैनिंगर ने बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर लिए होते हैं। पोर्टल से बहुत सारे लेवल 9 के बिस्ट आए होते हैं और वो सीधे डायन किंग पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन डायन किंग बहुत सारे अटैक से धड़ मतलब कुछ ऐसे गोली नहीं दाग रहा होता है धड़, जिसकी वजह से बिस्ट भी एकदम खतरनाक से उड़ने लगते हैं। चैनिंगर और डायन किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकोनिक लेवल की बैटल होती है, जहां पर चैनिंगर अपने बिस्ट गॉड डोमेन है और चैनिंगर के पास वो अजीब सा कपड़ा भी था जो चैनिंगर को काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। चैनिंगर का उसका भी यूज करती है, लेकिन यहाँ पर जो डायन किंग होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो चैनिंगर के साथ फाइट आउट कर चैनिंगर के सभी पोर्टल्स को भी खत्म कर देता है और चैनिंगर को दूर पटक देता है। और वह एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी जो नहीं नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे यार, उनको लीड करता है और सीधे हायू की तरफ बढ़ने लगता है। और हमें किंग ऑफ लोथ को दिखाया जाता है। उसने हमारे लिंग सुआन के साथ फाइट किया था, लेकिन उसने लिंग सुआन को पीछे ढकेल दिया था। वो भी अब डायन किंग के साथ हो जाता है। साथ ही साथ हमें वांग युआनिवन को दिखाया जाता है जो किंग ऑफ ब्लेम के साथ फाइट कर रही थी और उसने अपने वार गॉड की भी पावर्स को एक्टिवेट किया था। लेकिन गाइस यहाँ पर जब अनडेड किंग ने अपनी बहुत सारी पावर्स अपने सबऑर्डिनेट में बांटी थी, तो जिसकी वजह से ना इन सभी की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर किंग ऑफ ब्लेम भी अपनी आर्मी को लीड करता है और सीधे हायू की तरफ बढ़ने लगता है। यानी इस समय 3 सोरियन किंग्स है जिनकी पावर्स लमसम 4 लाख से 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी एक एक बंदे की है। वो लोग हायू के एवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए आगे बढ़े होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका किंग ऑफ लोथ है, दूसरा होता है डायन किंग और तीसरा होता है आपका ये किंग ऑफ ब्लेम है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और इस समय हायू को गार्ड कर रहे होते हैं यांग वेंग साओ और डुआनी। और इन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, इसलिए लॉन्ग हाउचे ने इन लोग को हायू की सुरक्षा में रखा होता है कि भाई जो भी नॉर्मल बीस्ट अगर मतलब ज़ॉम्बी बच के चले गए तो उन लोग को संभाल लेना। लेकिन यहाँ पर 3 सोरियन किंग्स बड़े होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 से 4 लाख पार हो चुकी थी। भाई वो लोग कैसे संभालेंगे? यांग वेंग साओ और डुआनी भी अपनी अपनी हथियार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया कि जो सायर है उसने टावर ऑफ इटर्निटी का यूज करते हुए हायू को ढक दिया था। नहीं, उसने टावर ऑफ इटर्निटी को बुलाया था और उसके अंदर से जो 12 होली गार्ड्स थे, 12 होली गार्ड्स को जो शैडो किंग था, शैडो किंग के साथ भी एक बहुत ही बड़ी ज़ॉम्बी की आर्मी थी। मतलब यहाँ पर जितने भी 10 सोरियन किंग्स है ना, उनके पास समझे बड़ी सी ज़ॉम्बी की आर्मी थी। सारे ज़ॉम्बी कहाँ जाएंगे, उन्हीं की आर्मी थी समझे। तो शायर ने अपने 12 होली गार्ड्स को इन सभी को हराने के लिए भेज दिया था। तो शायर के जो 12 होली गार्ड्स होते हैं वो आर्मी के बीच में एकदम धड़ मारे जा रहे होते हैं और इधर में शायर को दिखाया जाता है जो शैडो किंग के साथ फाइट कर रही होती है। और शायर भी देखती है कि भाई ये तीनों किंग्स हायू के एवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए बढ़े हैं। तो शायर भी बोलती है बहुत हो चुका और इसी के साथ वो अब अपनी ट्रू पावर को अनलिश करती है। शायर के हाथ में एक कमल दिखाई देता है। शायर का गाइस ये डोमेन टेक्निक होता है, डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन है। और गाइस से ये शायर की एक डोमेन टेक्निक है जो गॉड इलेक्ट्रोलस द्वारा शायर को पास किया गया था। और आप भी जानते हैं गॉड इलेक्ट्रोलस ने जाने से पहले अपनी बहुत सारी पावर्स को, डेथ एनर्जी को शायर को दिया था और ये सारी अनडेड के खिलाफ मतलब जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको तबाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब आती है। मतलब उनके अंदर जो नई ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनके अंदर सोल एनर्जी होती है। ये सोल एनर्जी को डेथ एनर्जी में कन्वर्ट कर डायरेक्ट शायर एब्जॉर्व कर सकती थी, जिसकी वजह से शायर की पावर्स भी इंक्रीज होने लगती है। और यहाँ पर जितने भी इस समय फाइट आउट हो रही थी वो सारे अनडेड ही थे, शायद 10 सोरियन किंग हो कुछ भी हो। इधर जो शायर होती है वह कहती है बहुत हो चुका और इसी के साथ शायर अपनी बॉडी से भयानक सा डेथ एनर्जी अनलिस्ट करती है। वो ऐसे कमल उसके हाथ में दिखाई देता है और दूसरा टावर ऑफ इटर्निटी। और शायर इन दोनों पावर्स का यूज करती है और अपनी अपोनेंट शैडो किंग के साथ जो शायर कभी से लगातार धुड़म फाइट चल रही थी उसको एक ही पल के अंदर खत्म कर देती है। मतलब टावर ऑफ इटर्निटी जैसे जो शायर के पीछे दिखाई दिया था उससे जो शायर को पावर्स मिली थी और शायर की वो कमल वाली डोमेन टेक्निक उससे भी जब शायर को पावर्स मिली थी ना, जिसकी वजह से शायर इतना पावरफुल स्ट्राइक मारी होती है कि वो जो शैडो किंग होता है भाई 20 से कट गया होता है और इस बार उसकी जो सोल एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। सीधे कहने का यह मतलब है कि जो 10 सोरियन किंग्स में से दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था उसको शायर ने काट कर रख दिया है। साथ ही साथ शायर शैडो किंग की सारी पावर्स को अपनी बॉडी
के अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेती है और इसी के साथ सायर एक झटके में गायब होती है। और हायू के एवोल्यूशन को रोकने के लिए जो ये 3 सोरियन किंग्स आगे बढ़े होते हैं उनके सामने आकर चली जाती है। और इस समय सायर के हाथ में उसका बड़ा सा कटाना होता है और पीछे टावर ऑफ इटर्निटी दिखाई दे रहा होता है। और साथ ही साथ सायर ने दूसरे हाथ में अपनी कमल वाली वो टेक्निक यूज की होती है। सायर कहती है बहुत हो चुका। और इसी के साथ जब सायर ऐसे कमल वाली टेक्निक को आसमान में भेजती है, कमल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जितने भी अनडेड की ज़ॉम्बी की आर्मी थी सबकी सोल एनर्जी, सबकी धड़ पावर्स खींचने लगता वो कमल और डायरेक्ट सायर की बॉडी में भेज रहा था। सायर जितना पावर्स को एब्जॉर्व कर पा रही थी, नहीं तो वो सारी पावर्स टावर ऑफ इटर्निटी में ट्रांसफर कर रही थी ताकि टावर ऑफ इटर्निटी में उस पावर को स्टोर कर ले। क्योंकि इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज की आर्मी थी, सायर की पावर धड़ बढ़ने भी जाती है। और जितनी भी ऐसे ज़ॉम्बी आर्मी थी जो इस समय लड़ने के लिए हायू के एवोल्यूशन को रोकने के लिए आगे बढ़े थी, भाई वो लोग खटखट गिरते जा रहे थे। अभी तक लॉन्ग हाउचेन के जितने भी टीम मेंबर्स थे वो बहुत सारे कम ज़ॉम्बीज को मार पा रहे थे क्योंकि उन्हें सोल एनर्जी बुझाना था। लेकिन सायर अपनी ये डेथ वाली डोमेन टेक्निक का यूज करते कमल दिखाई दे रहा था, सारी सोल एनर्जी खींच लेती है। मतलब एक ही झटके में इतना भयानक वहां पर तबाही मच जाती है कि सभी के सभी ज़ॉम्बी खत्म होने लगते हैं। जो 3 सोरियन किंग्स होती है जिनके सामने सायर आ चुकी थी और उसका कमल ऐसे आसमान में गोल गोल घूम रहा था, सबकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। 3 सोरियन किंग्स को भी एहसास होता है कि भाई उनकी सोल एनर्जी खिंचती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी लग जाएंगे। और सायर उनकी लगा भी देती है। 3 सोरियन किंग्स जो आगे बढ़े थे उनमें से 2 को मारकर वैसे ही खत्म कर देती है। और मतलब सायर इतना भयानक तबाही मचा दी थी ना, जो अभी तक ज़ॉम्बीज और 10 सोरियन किंग्स है ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग हाउचेन की टीम पर भारी पड़ेंगे। भाई वो लोग भागने उगने लगते हैं। जो 10 में से अब केवल 7 ही बचे हुए थे, 7 ही भी सायर की अजीब सी एकदम एब्जॉर्व करने वाली पावर को देखकर एकदम डर जाते और कहते भाई इस बंदी के पास कितनी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन की पावर है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अब जो अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहे होता है, सायर की प्यूरिफिकेशन एनर्जी पूरे बैटल ग्राउंड में फैली थी, सभी को इफेक्ट डाल लेती है। अनडेड किंग को भी इफेक्ट डालते हैं, उसकी भी पावर्स कम होने लगती है। लॉन्ग हाउचेन है इसी मौके का फायदा उठाता है और अनडेड किंग को पीछे पीट पाट कर रख देता है और धड़ाम से पटक देता है। लॉन्ग हाउचेन भी सायर के पास उतरता है और गाइस ये लॉन्ग हाउचेन का प्लान होता है। उसने कहा था कि सायर तुम्हारे पास ये जो प्यूरिफिकेशन की पावर है वो ज़ॉम्बीज के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी और तुम चाहो तो पूरी ज़ॉम्बी की ऐसी आर्मी को कर दोगी। लेकिन हम इसका एकदम मेन पॉइंट पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचेगा और हायू का एवोल्यूशन बाधित होने वाला रहेगा। तब तक हम लोग फाइट करेंगे। इसका रीज़न हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि सायर ने इतनी ज़्यादा ज़ॉम्बीज की पावर्स को एब्जॉर्व कर लिया था ना कि वो सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर समा भी नहीं पा रहे थे। उसको चक्कर भी आने लगा था। सायर समझे इस समय लिमिट पर पहुँच चुकी थी। सारी पावर्स वो टावर ऑफ इटर्निटी में भेज रही थी ताकि वहाँ पर वो स्टोर रहे। वो भी इतने ज़्यादा अनडेड की पावर को संभाल नहीं सकती थी। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सायर के पास आता है और उसको रोकता और कहता है रुक जाओ सायर, यहाँ पर शांत हो जाओ। सायर भी अपनी सारी टेक्निक्स को वापस ले लेती है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो उन 10 सोरियन किंग्स में से अब 7 सोरियन किंग्स बचे थे, 3 को सायर ने निपटा दिया होता है। तो उनकी तरफ देख कर कहता है कि देखो भाई हम तुम्हें जान से मारना नहीं चाहते, हम यहाँ पर केवल अपने बेस्ट पार्टनर ऑस्टिन ग्रीफ का इवोल्यूशन कराकर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे 10 में से 3 बंदे मर चुके हैं, अगर हम चाहें तो तुम पूरे लोग को भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो प्यूरिफिकेशन की पावर है वो तुम्हें इतनी ज़्यादा कमज़ोर कर देगी और सायर के यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा अब्जॉर्व ना कर पाए, लेकिन तुम्हारी पावर जितनी कम हो जाएगी ना मतलब हम लोग तोड़ ताड़ कर रख देंगे। तो भाई चुपचाप पीछे हट जाओ। तो गाइस आगे क्या होता है वो सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।